हमारे देश में जस्टिस लोया मारा गया था, तड़ीपार के मामले में सुनवाई कर रहा था, जो तड़ीपार आज गृह मंत्री है। अगर जस्टिस लोया नहीं मारा जाता तो तड़ीपार देश में गृह मंत्री नहीं होता, और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं हमारे देश का बंदरगाह तस्करी का अड्डा नहीं बना होता। तो एक नंगे संत के साथ खड़ा होने वाला अखाड़ा परिषद का महंत अपने नंगेपन को छिपाने के लिए आत्महत्या क्यों करता? इससे बड़ा और नंगापन क्या होगा? अमेरिका रवाना हो जाता है। ये क्रोनोलॉजी है जो बंदरगाह बेचे गए हैं अदानी को, उन्हें तस्करी का अड्डा बनाकर बेनकाब होने के कारण पूरे मामले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। महंत नरेंद्र गिरी का अपने को फांसी पर लटकाना और नरेंद्र मोदी का देश छोड़ करके और 3-4 दिन के लिए अमेरिका जाना षड्यंत्र है, देश के पूरे मुद्दे से ध्यान भटकाने। ये औलाद को सत्ता से बाहर करना है और औलाद वाले को सत्ता में बिठाना है, ये उत्तर प्रदेश तय कर चुका। अगर किसी ने आधा घंटे भी अपने खेतों को ऐसे छोड़ दिया तो जो ये इनके माँ और बाप है सांड और गाय योगी और मोदी की, वो पूरा खेत खलिहानों को चौपट कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को कुर्सी से हटा के जेल में डालना चाहिए। उन्होंने क्यों सुनवाई की और क्यों कमेटी का गठन किया? 1000 साल पहले इस्लाम की उदारता के कारण, धर्म में छुआछूत के कारण, भेदभाव के कारण हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। लेकिन तुम्हारी माँ की कोख से कोई पैदा हो गया तो उससे तुम प्रेम करो, और दूसरे की माँ की कोख से पैदा हुआ उसे नफरत करो, ये नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल आपने किया कि प्रधानमंत्री विदेश नीति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गए हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जिस दिन प्रधानमंत्री विदेश गए 26,000 नए कोरोना के मामले उजागर हुए थे। सबसे पहले हमारे अपनी घर की नीति के विषय में बताएं प्रधानमंत्री देश और दुनिया को। जिस दिन 550 मामले उजागर हो चुके थे, तब हमारे देश में जहाज से लेकर के अदालतों तक, रेल से लेकर बस सेवा, उद्योग, व्यापार, सब के सब बंद कर दिए गए थे। होटल और ढाबे, तब आपको मालूम होगा 14 करोड़ लोग किस तरह सड़क पर चलते हुए थे। जो मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं कि वर्चुअल तरीके से जो संवाद हो सकता था, उसके लिए अचानक अमेरिका जाने का कार्यक्रम क्यों बना? यह सबसे बड़ा मसला है। और यह मसला इसलिए है क्योंकि आपको विदेश नीति को मजबूत नहीं करना था। हमारे देश के अंदर जो बंदरगाह बेचे गए हैं, और जो बंदरगाह बेचे गए हैं अदानी जैसे लोगों को, जो तस्करी के बड़े अड्डे बन चुके हैं, आपको मालूम हो 3000 किलो हेरोइन वहां पकड़ी गई, और 3000 किलो हेरोइन जब पकड़ी गई 21,000 करोड़ रुपए की। और उसमें पता क्या हुआ? वहां आपको चेन्नई से एक दंपति को पकड़ा गया जिनकी हैसियत 1 लाख रुपए खर्च करने की नहीं है। 21,000 करोड़ की स्मगलिंग में उस परिवार को पकड़ा गया। और कहा एयरपोर्ट पे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये विदेश नीति मजबूत करने के लिए नहीं, अपने पापों पर पर्दा डालने का है। 2018 में भारत में साल भर में 12,500-13 हजार करोड़ रुपए की हीरोइन ड्रग्स पकड़ी गई। 2020 में, अभी 19-20 के अंदर मैं बात करूं, पूरे साल भर में 2400 किलो हीरोइन पकड़ी गई। और इसमें एक ही खेप में 3000 किलो की खेप पकड़ी गई। और इससे पहले अफगानिस्तान से 1,75,000 करोड़ रुपए का जून के महीने में ड्रग्स भारत में आ चुका था। और यही नहीं, इसमें पर्दा डालने का कि जो हमारे देश के बंदरगाह को बेचकर तस्करी का अड्डा बनाया जा रहा है। आप क्या हमारे सामने है, गलवान घाटी में निहत्थे जवानों को मारा जब चीन ने, तो क्या करता है? भारत में ऐप पर प्रतिबंध लगा देता है नरेंद्र मोदी कुछ दिन के लिए। बाद में ठेके भी दे दिए, चीन के साथ में सौदा भी कर दिया, सबसे ज्यादा आयात भी वहां से किया गया। और अफगानिस्तान से टेलकम पाउडर के नाम पर हीरोइन आ रहा है। तो ये मूर्ख आदमी, तुम वहां पर बंदरगाहों के माध्यम से जो आ रहा टेलकम पाउडर के नाम पर हीरोइन, तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता? अगर हमारे देश में टेलकम पाउडर नहीं आएगा तो कोई नहीं मरेगा। और हीरोइन इसी तरीके से अदानी को बेचे गए बंदरगाहों से भारत में आती रहेगी, तस्करी होती रहेगी, तो कोई नहीं बचेगा देश के अंदर। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। चेन्नई से जिस परिवार को पकड़ा गया उसकी हैसियत 21,000 करोड़ रुपए की नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर उसमें अदानी मिला हुआ नहीं है, अगर उसमें मोदी की सरकार शामिल नहीं है, तो मात्र 2 कंटेनर में 21,000 करोड़ रुपए का स्मगलिंग का सामान कौन डालेगा? मैं बधाई देना चाहता हूं ईमानदार अधिकारियों को
जिन्होंने उसको गिरफ्तार, उसको हीरोइन को जब्त किया। लेकिन मुझे चिंता भी है, हमारे देश में जस्टिस लोया मारा गया था, तड़ीपार के मामले में सुनवाई कर रहा था, जो तड़ीपार आज गृह मंत्री है। अगर जस्टिस लोया नहीं मारा जाता तो तड़ीपार देश में गृह मंत्री नहीं होता, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं हमारे देश का बंदरगाह तस्करी का अड्डा नहीं बना होता। और यही नहीं, मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने। अभी हमारे देश के अंदर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर देते हैं। क्या कनेक्टिविटी है कि 19 तारीख को 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी जाती है, और हीरोइन जब पकड़ी जाती हो तो उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री मौर्य मिलने जाता हो महंत नरेंद्र गिरी को, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को, और अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या कर देता हो। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी नग्न सीडी बाजार में उजागर होने वाली है। मैं आपके माध्यम से एक बड़ा सवाल करना चाहता हूं, यदि संत महंत नरेंद्र गिरी नग्न फोटो से भयभीत था तो हमारे देश के अंदर चिन्मयानंद की सैकड़ों सीढ़ियां पूरी दुनिया ने देखा नंगा घूमते हुए, और अखाड़ा परिषद प्रतिज्ञा किया, महंत नरेंद्र गिरी ने चुनौती दी कि अखाड़ा परिषद हर तरीके से नग्न हो चुके चिन्मयानंद के साथ खड़ा रहेगा। तो एक नंगे संत के साथ खड़ा होने वाला अखाड़ा परिषद का महंत अपने नंगेपन को छुपाने के लिए आत्महत्या क्यों करता? इससे बड़ा और नंगापन क्या होगा कि जिस कॉलेज में चिन्मयानंद के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा और उसके साथ में नग्न चिन्मयानंद, और उसको बचाने के लिए खड़ा हो अखाड़ा परिषद का महंत नरेंद्र गिरी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ में निष्पक्ष जांच अगर हो तो मैं ये कहता हूं मुद्रा पोर्ट में बंदरगाह, अदानी के बंदरगाह में जो हीरोइन पकड़ी गई 3,000 किलो 21,000 करोड़ रुपए की, उसका हीरो कौन था? जो भारत छोड़ के और हमारे देश में जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजी, अमेरिका पहुंच करके पूरे देश का ध्यान भटकाना चाहता था, या उसका एक और प्यांदा वो था जिसने अपने को फांसी पर लटका करके कुछ कार्यकर्ता और अपने क्या कहते हैं शिष्यों के नाम दर्ज करा दिए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर इस तरीके की स्थिति जो आपने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा विदेश नीति को मजबूत करने की बात करें। अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस, जिसको हराने के लिए नरेंद्र मोदी ने 1,46,000 करोड़ रुपए का हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था, जिसके लिए नमस्ते ट्रंप किया गया था कोरोना काल के बीच में, और भारत में कोरोना फैलाया गया था। उस बेटी को हराने के लिए नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करने वाला नरेंद्र मोदी जब वहां गया तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, भारतीय मूल की बेटी ने, मैं ये कहना चाहता हूं, दुख और अफसोस की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज ऐसी दशा में पहुंचा दिया है जहां पर अमेरिका में उपराष्ट्रपति भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र को बचाने की हिदायत दे रही हो। और हिदायत देगी भी क्यों नहीं? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है असम का, किस तरीके से एक युवा पर सरेआम गोली मारी जाती है, और जब गोली मारी जाती है तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तरफ से, या मैं कहूंगा जिला प्रशासन की तरफ से जो छायाकार वहां गया हुआ था, किस तरीके से अधमरे उस युवा को वो पीट पीट करके मार रहा था। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। तो हमारे देश में लोकतंत्र की दशा क्या है? उत्तर प्रदेश में पूछना चाहे योगी आदित्यनाथ को, तो योगी आदित्यनाथ को यह भी सुना हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को ऐसी दशा में पहुंचा दिया जहां इंसान पर सीने पर गोली मारती हो शासन प्रशासन, और छायाकार फोटोग्राफर जाकर कूद करके उसकी हत्या करता हो। एक एक उदाहरण हमारे सामने है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, ये पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी देश को बताए कि 500-550 मामले होने पर पूरे देश में ताला लग जाता है, और 26,000 मामले जिस दिन उजागर हुए उस दिन नरेंद्र मोदी यहां से अमेरिका रवाना हो जाता है। यह क्रोनोलॉजी है जो बंदरगाह बेचे गए हैं अदानी को, उन्हें तस्करी का अड्डा बनाकर बेनकाब होने के कारण पूरे मामले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और क्या हुआ अमेरिका के अंदर? वहां के सीनेट ने कितनी बड़ी बात कही। उसने कहा, सीनेट ने कहा, मुझे गर्व है कि तुम
गांधी के मिशन और नेहरू के विजन वाले देश से हो मोदी, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। उस समय देखा हो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के तोते उड़ गए थे। अरे तुम चाहे गांधी के शरीर को मरवा सकते हो, पर विश्व में गांधी को नहीं मार पाए। तो ये ना गांधी को मरवा पाए, ना नेहरू के जो दुनिया में पहचान है, सम्मान है, उसे कम कर पाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं बात के माध्यम से, ये बहुत साफ शब्दों के अंदर, कि ये पूरा एक षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी चाहते तो वर्चुअल चर्चा हो सकती थी, संयुक्त राष्ट्र की सभा को संबोधित करने के लिए वर्चुअल मीटिंग हो सकती थी कमला हैरिस के साथ में, बाइडेन के साथ में, लेकिन षड्यंत्र था। और षड्यंत्र यह है कि फिर मैं कहना चाहता हूं, अदानी को बेचे गए बंदरगाह में 3000 किलो हीरोइन का पकड़ा जाना, और उसके पकड़े जाने के बाद में महंत नरेंद्र गिरी का अपने को फांसी पर लटकाना, और नरेंद्र मोदी का देश छोड़ करके और 3-4 दिन के लिए अमेरिका जाना षड्यंत्र है, देश के पूरे मुद्दे से ध्यान भटकाने का। सर, आपने बात करी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। उनके नाम पर और मोदी के नाम पर वोट मांगने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? उत्तर प्रदेश को हराना, बड़ा चेहरा बन गया। अरे वो तो मुख्यमंत्री कोई भी होगा तो बड़ा ही माना जाएगा। आपका जो सवाल है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश तय कर चुका है। दो बातें बड़ी साफ हैं। उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। यह उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर दिया है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर दिया है हमने अपने राज्य का मुख्यमंत्री किसको बनाना है। और मैं आपके माध्यम से एक बात साफ करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया है, बे औलाद को सत्ता से बाहर करना है और औलाद वाले को सत्ता में बिठाना है। यह उत्तर प्रदेश तय कर चुका है। औलाद वाले आप किसको कहते हैं? मैंने क्या कहा, बे औलादों के राज में आप समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं ये बात कर रहा हूं, हमारे देश में 410 रुपए का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर 2013 में, वो इस समय बिक रहा है आपके यहां कम से कम 1000 रुपए का दर उसकी कीमत हो गई है। हमारे देश के अंदर 410 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा हो, हमारे देश में 50 रुपए में बिकने वाला डीजल 100 रुपए में बिक रहा हो, 68 रुपए में बिकने वाला पेट्रोल 112 रुपए में बिक रहा हो, और हमारे देश में 80-90 रुपए लीटर बिकने वाला सरसों का तेल 200 रुपए में बिक रहा हो। ये बे औलादों को ये महंगाई नहीं दिखती है, औलाद वालों को ये महंगाई दिखती है। और उत्तर प्रदेश के मतदाता, मैं वक्त आने पर उसका नाम भी उजागर करूंगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, आप लिख सकते हो भूपेंद्र रावत की बात, मेरी भविष्यवाणी या राजनीतिक परख लंबी रही और बेबाक तरीके से मैं बोलता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त तय कर लिया है कि बे औलाद वाले को जाना होगा और औलाद वाले को उत्तर प्रदेश में लाना है, ये तय कर चुके हैं। लेकिन 4.5 साल पूरे हो गए हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि 4.5 लाख नौकरियां दी हैं सीएम योगी ने। एक तरफ विकास की बात सीएम योगी कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लगे हैं। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विकास महोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो कैसा आप सवाल कर रहे हैं, मैं राजधानी दिल्ली में हूँ। राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में जाके कहता मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, 5000 रुपए महीने का सबको जो है बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आरटीआई के माध्यम से जानकारी उजागर हुई है कि राजधानी दिल्ली में 450 लोगों को नौकरी मिल पाई है पिछले 6 साल में। वो गोवा में जाके कहता है कि मैं 3000 रुपए का वो दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये मैकेनिज्म आपको समझ लो, बिना हड्डी की जीप है। योगी आदित्यनाथ ने अगर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया तो सार्वजनिक करे उनके नाम, जनता के डोमेन, मतलब मैं कहता हूं उजागर करे। मैं जरा जानना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से राजधानी दिल्ली के बेरोजगारों से अपील करता हूं कि आप सब भी उठ खड़े हो जाओ और जाओ अरविंद केजरीवाल के चौखट पर कहो, उत्तराखंड में 5000 रुपए देगा, हमको भी 5000 रुपए दो भैया। गोवा वालों को 3000 देगा, हमको भी 3000 दो। हर तुम उत्तराखंड में 1 लाख रोजगार दोगे तो दिल्ली में भी रोजगार दो। ये सवाल होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में डीटीसी से लेकर शिक्षकों तक, नगर निगम से लेकर तमाम विभागों में, हॉस्पिटलों में ठेकेदारी व्यवस्था के तहत 18-18, 12-12 घंटे लोग काम करें, शोषण हो रहा है, उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन गाल बजाया जा रहा है। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री गोवा में और उत्तराखंड में गाल बजा रहा है, ऐसे ही चिलमी बाबा जो अपने मठ की बजाय कुर्सी के लिए दोबारा कतार में लग के गाल बजा रहा। उत्तर प्रदेश का किस्सा आपको मैं बताता हूं। महंगाई की मार झेल रहा है,
किसान की स्थिति यह हो गई है, किसान चौकीदार बन गया है। जिस दिन वो अपने खेतों में बीज की बुआई करता है, मैं किसान नेता हूं, मैंने रात को चौकीदारी करते हुए किसानों के बीच में टाइम व्यतीत किया है। जब भी अंकुर आ जाता है तब से लेकर के और फसल संभालने तक किसान को चौकीदार बन करके फसल की चौकीदारी करनी पड़ती है। अगर किसी ने आधा घंटे भी अपने खेतों को ऐसे छोड़ दिया तो जो ये इनके मां और बाप है, सांड और गाय योगी और मोदी की, वो पूरा खेत खलिहानों को चौपट कर देते हैं। तो इनके मां बापों से खेत खलिहानों को बचाना हो, हमारे देश की सीमा को ये बेच रहे हो, दुश्मन देश से सीमा को बचाना हो, हमारे देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम कर रहे हैं उससे देश को बचाना हो। और ये क्या कर रहे हैं? हम 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। मैंने आपके सामने कहा 410 रुपए का गैस सिलेंडर 1,000 रुपए का दे रहे हो, जेब कतरे का काम है। 33 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल पड़ता है, 100 और 112 रुपए डकैती का काम है। आपको समझना चाहिए कि किसान के घर से जो सरसों निकली है 50-60 रुपए लीटर तेल पड़ता है, 200 रुपए लीटर बिकवा जा रहा है, ये डकैती का काम है। और हमारे देश के तमाम प्रक्रिया में फिर कहना चाहता हूं कि आपने बंदरगाहों को तस्करी का अड्डा बना दिया, चीन का कब्जा करवा करके भूगोल बिगाड़ दिया, देश में आपने भाईचारा बिगाड़ दिया, लोगों की रोजी रोटी छीन कर खत्म कर दी। विदेश में गया तो मैं आपको बताता हूं, हमारे तिरंगा का अपमान कर दिया गया। आप अगर देखिए वायरल हो रहा है वो वीडियो जिसमें हमारे तिरंगे के चक्र को कैसे छिपाया गया है। पर जिस व्यक्ति का अपना मान सम्मान नहीं होता है वो हमारे तिरंगे का अपमान कोई बड़ी बात नहीं है कि संघ परिवार के होते हुए पहली बार हो रहा हो। जब देश की आजादी की जंग थी तब इस तिरंगे का अपमान करते थे। आजादी की जंग के बाद 2001 में संघ मुख्यालय पर झंडा फहराने, तिरंगा फहराने वालों को जेल भिजवाने वाले यही लोग हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इनके राज में हमारा तिरंगा, हमारा इंसान, हमारा संविधान, हमारे देश का किसान, हमारे देश का भूगोल तमाम के तमाम खतरे में है। मैं नहीं मानता हूं। और फिर लास्ट में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व की और हिंदू की बात कर रहे हैं, आप सब लोगों ने देखा है किस तरीके से हमारे देश के लाखों लोग मरे हैं जांच और उपचार और ऑक्सीजन के बगैर। इन नालायकों ने हमारे देश की ऑक्सीजन विदेश बेची है। और वो छोड़ दीजिए, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया हिंदुओं का, नदियों में बहानी पड़ी लाशें जिन्हें चील कौवे कुत्ते खा रहे थे, नदी किनारे रेत में दफनानी पड़ी जहां से कुत्ते और जंगली जानवर नोच के खा रहे थे। और सबने देखा है किस तरीके से योगी के गुंडे योगी के इशारे पर कफन चोरी करा रहे थे। तो कफन चोरी कराने वाले, देश के नागरिकों को मराने वाले, मैं फिर एक अपील करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा था हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत महामारी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा मिलना है। और उस मुआवजे की अपील करते करते मैं बार बार आप सब लोगों से कहता रहा हूं कि एक एक व्यक्ति जिनके परिवारजनों ने कोरोना में जान गंवाई है वो उठ खड़े हो। ये नालायक षड्यंत्र कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहले भारत के नागरिकों को मरवाया और अब संविधान का भी अपमान कर रहा है। कह रहा है कि मैं 50,000 रुपए दूंगा एक आदमी की मौत पर। अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या? हमारे देश में कानून है 2005 का आपदा प्रबंधन की धारा 12 के तहत कोरोना में जान, महामारी में जान गंवाने वाले को 4-4 लाख रुपए मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि जिनके परिजनों को कोरोना का मौत में नहीं मानते हैं वो सब लोग भी उठ खड़े हो और ताकि पता भी लग जाए। हमें जानते करीब 50 लाख लोग कोरोना महामारी में जान गंवा चुके हैं। मैं परसों तिपैया पे बैठा हुआ था, ग्रेजुएशन कर रहा एक लड़का 3 व्हीलर चला था, कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मैं क्या करूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, हमें कभी नौकरी मिलेगी? जब उसने ये कहा मैंने कहा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे देश के अंदर रेलवे के, आप समझ लो, आपको समझना पड़ेगा मोदी को, जब हमारे देश के अंदर किसी के काले कानून लाने थे तो उससे पहले हमारे देश को क्या किया गया? उससे पहले गोदाम बनाने का ठेका दिया गया कंपनियों को। देश की पूरी राष्ट्रीय राजमार्गों को बेचा जा रहा है। 27,600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को बेचा गया। और मैं ये कहना चाहता हूं राष्ट्रीय राजमार्गों की बिक्री के लिए उससे पहले कानून बना दिया गया कि किसी भी कीमत पर हमारे देश के अंदर जो सड़कों के किनारे जो तमाम व्यवस्थाएं आप समझ सकते हो, जो दुकानें हैं, ढाबे हैं, उन सबको बंद होना तय है। तो आपको समझना पड़ेगा। और रेलवे को बेच रहे हैं, 1400 किलोमीटर रेल को बेच चुके हैं। रेलवे स्टेशनों में जो काम करने वाले हॉकर्स हैं 13,90,000, उनकी भी रोजी रोटी जाने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जिनकी दुकान और ढाबे हैं वो सब भी उठ खड़े हो जाओ। ये नालायक तुमको बर्बाद करके विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं और रेलवे स्टेशनों को बिक्री करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं रोजी रोटी तो मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो सब छीनी जाएगी, ये व्यवस्था तय है। अच्छा सर, आप विदेश नीति पे आप बात कर रहे थे अभी। विदेश नीति अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे
तो आपदा प्रबंधन में हमने देखा था कि बड़े बड़े देशों ने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तहत ही हमारी हेल्प करी। अगर विदेश नीति अगर वो नहीं जाएंगे बाहर तो हमारा फॉरेन रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो? नहीं, मैंने एक मिनट, नरेंद्र मोदी के बाहर जाने से और नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली करने से फर्क पड़ता होगा ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कोरोना काल में देश और दुनिया में तमाम काम वर्चुअल रैली के हिसाब से हुए हैं, ये कह देना बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कि मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। क्या कारण है कि 19 सितंबर को 3000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है और हीरो का पता नहीं लग रहा, और फिर उसके अगले दिन अखाड़ा परिषद का महंत आत्महत्या कर देता हो, और उसके फिर एक दिन बाद जब उनका क्या कहते हैं उनके मतलब मैं कहूंगा कि उनके अंतिम संस्कार होता हो, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री उड़न खटोला पकड़ करके अमेरिका चला जाता हो। इसलिए मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, एक मिनट, इसलिए कह रहा हूं कि 550 नए मामलों होने पर हमारे देश में ताला लग जाता हो और 26,000 नए मामले उस जिस दिन आते हो तो भारत का प्रधानमंत्री उड़न खटोला पकड़ करके अमेरिका चला जाता हो, ये सवाल बड़े हैं। अच्छा, आप सर किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं जब से वो शुरू हुआ है। अभी सीएम योगी का बयान आया था कि हमारे शासनकाल में सबसे कम आत्महत्या हुई है किसानों की, सबसे खुशहाल है किसान। योगी का तो बयान से पहले देखिए, जिनको ऑक्सीजन के कमी के कारण जान जा रही थी, किसी ने अगर फोन कर दिया कि ऑक्सीजन की कमी है, उसके परिजनों को मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया। जिनके परिजनों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, उपचार नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा हमें दवा नहीं मिल रही, उन्हें जेल में डाल दिया। आप समझ लो, जिन्होंने कहा कि हमारे को दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनके परिजन पर मुकदमा दे दिया। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने कोरोना के मामले छिपा दिए हो, जिन्होंने कोरोना के आंकड़े छिपाने के लिए लाशों की संख्या कम कर दी हो, वो आत्महत्या के आंकड़े नहीं छिपाएंगे, इसकी क्या गारंटी। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं दर्शकों, एक एक कोरोना में जान गंवाने वाले की सूची को उजागर करो और बेनकाब करो। उत्तर प्रदेश में कितने लाख लोगों की जान गई है, मैं दावे से कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या किसी भी कीमत पर 5.5 लाख से ज्यादा है। सांसद भी खुद बीजेपी के नेता ने यह बयान दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है भारत में। संसद के अंदर बोला, संसद के अंदर अगर नहीं बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी का गठन किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह नरसंहार है, मुंबई हाई कोर्ट का आदेश आपको पढ़ना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश पढ़ना चाहिए। और अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को कुर्सी से हटा के जेल में डालना चाहिए। उन्होंने क्यों सुनवाई की और क्यों कमेटी का गठन किया? अरे ऑक्सीजन नहीं थी, मेरा भांजा ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया, मेरी दीदी की जेठानी का बच्चा 32-33 साल का, आप समझ लीजिएगा। मेरी भाभी नोएडा में वो ऑक्सीजन की कमी से मर गई है। मैं अपने उनकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो मैं भी कोरोना में था, मैं जो इस बात को आप कैसे कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी के बगैर नहीं मिले। अगर ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं लोग तो फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट क्यों एक्टिव होते रहे? सवाल यह है कि मैंने फिर कहा, भारत की ऑक्सीजन ठीक कोरोना की दूसरी लहर से पहले विदेश बेची गई, अब विदेश बेच दी नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की सांस। तो अगर ये कहेंगे ऑक्सीजन से मरे तो लोग ऐसे देशद्रोही को क्या करेंगे? इसलिए देशद्रोही को बचने के लिए यह बोलना पड़ रहा है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। तो किसानों का प्रभाव जो है वो इस बार चुनाव में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं, आप पहले देखिए, मैंने कहा उत्तर प्रदेश के मतदाता ने तय कर लिया है। हाँ। आप उनको खेमों में मत बांटिए, आप भी उनके काम के हिसाब से मत बांटिए। उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है कि बे औलाद वाले देश के साथ जो मैंने घटनाक्रम बताया संघ परिवार का, ये देश के खिलाफ, इंसान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, खेत किसान के खिलाफ, विद्यार्थी के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ, महिला के खिलाफ, पशुओं के भी खिलाफ हैं। इनका तो विदाई तय है और औलाद वाले आने का तय है। किसान की ताकत की बात अगर करते हो तो पश्चिम बंगाल भी तुम्हारे सामने उदाहरण है। जितना पैसा मैं पहले सोचता था कि भारत में, मैं ये पूछा था कि भारत के बैंकों को बेचकर, सरकारी संस्थानों को बेच करके, भारत की सड़कें, रेल, इन सबको बेच के पैसा कहां जा रहा है, लेकिन अब पता लगा कि नरेंद्र मोदी के राज में सारा पैसा ड्रग्स माफिया के पास जा रहा है। तभी तो 21,000 करोड़ की स्मगलिंग करते हुए हेरोइन 3,000 करोड़ की पकड़ी गई। कोई ईमानदार अगर जांच करने वाला बैठेगा तो हीरो भी पकड़ा जाएगा। ये बात भी मैं कहता हूं, हीरोइन तो पकड़ी गई है और फिर
इससे पहले भी 1,75,000 करोड़ की पहले भी खेप आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से फिर अपील करता हूं, हम भारत के लोग नहीं लगाएंगे मोदी ये टेलीकॉम पाउडर, पर हमारे देश में टेलीकॉम पाउडर के नाम पर और देश की संपत्ति बेच करके ये अफगानिस्तान से हीरोइन मंगाने का खेल बंद करो, ये धंधा बंद करो। आखिरी सवाल है कि मुसलमानों के धर्म गुरु हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी जी, उनको देर रात गिरफ्तार कर लेती ATS जी, और इल्जाम लगाती है कि ये जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, उसके पहले उसके जांच का हीरो कौन है? ADG प्रशांत कुमार। वो ADG प्रशांत कुमार जिसने हाथरस में वाल्मीकि की बेटी जिसकी जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, गैंग रेप किया गया, बलात्कार, तो 2020 में कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। CBI की चार्जशीट है, बलात्कारी जेल के अंदर बंद है। वो ADG जिसने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी 2018 में, तुम उसका जिक्र कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि मौलाना की आमदनी पिछले 2 दशक में दुगनी कैसे हो गई। और हम पूछते हैं कि भारत की तमाम आपके माध्यम से कि मोदी जी आपने देश का LIC बेचा, घेल बेल सेल रेल बस सड़कें जहाज तमाम बेच डाला, पैसा कहां गया मोदी? सरकार के पास पैसा नहीं है, बैंकों में बैंक में बेच दिए, बैंकों के पास पैसा नहीं है, देश की जनता के पास पैसा नहीं, किसान के पास पैसा नहीं, मजदूर के पास पैसा नहीं, पैसा कहां चला गया? अरे भाई, अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी जी की आप संपत्ति दुगनी हुई है तो ये गिरफ्तारी का मामला नहीं, आयकर विभाग का मामला है। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सुशांत राजपूत की आत्महत्या के बाद 100 ग्राम चरस पकड़े जाने पर 20,000 हिस्टोरियां लगी हैं, 20,000 हिस्टोरियां हमारे देश के अंदर। और आपको पता है तमाम एजेंसियां CID, CBI, नारकोटिक्स विभाग से लेकर तमाम सड़कों पर थे, रोज चर्चाएं होती थी। और 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई और हीरो और चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए है मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करके, जैसे मैंने कहा कि यहां से बांग्लादेश छोड़ करके कहां जाने का, अमेरिका जाने का है। हमारे देश में अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का फांसी लगाने का है, उसी तरीके का क्रोनोलॉजी में मौलाना कलीम सिद्दीकी को फंसाने का षड्यंत्र है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। पहले उन पर लगाया गया आर्थिक का मामला, उसमें वो बेगुनाह फंस गए, वो मामला गायब हो गया। अब वो कह रहे धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अरे भाई, अगर कोई मेरी प्रेरणा सुनकर, मेरे प्रवचन सुन करके संघ परिवार समलैंगिकों गिरोह के खिलाफ और देश की जनता और किसान के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो मैं सुकून महसूस करूंगा। अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी के प्रवचनों से कोई व्यक्ति प्रभावित होकर इस्लाम को ग्रहण करता है तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध है भाई? प्रवचन तो हर कोई देता है। तो प्रवचन दे करके यदि कोई व्यक्ति, और मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, 1000 साल पहले इस्लाम की उदारता के कारण, धर्म में छुआछूत के कारण, भेदभाव के कारण हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। और 1000 वर्ष बाद ये नारंगी, जो मैं कहता हूं संगी गिरोह, इनकी औलादें पैदा हुई और वो कहती है कि मुसलमानों से नफरत करो। 1000 साल पहले जिन्होंने इस्लाम अपनाया हुआ है, उनके वंशजों को तुम सजा दोगे। मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपसे एक अपील करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, जो तुम्हारी मां के कोख से पैदा होता है, किसी भी मां के कोख से पैदा होने वाला एप्लीकेशन लगा करके पैदा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने अब प्रार्थना पत्र नहीं लगाया था धरती पे कि किस मां की कोख से पैदा होगा और किस मां की कोख से पैदा होगा मोहन भागवत, और किस मां की कोख से तुम पैदा होगा, किस मां की कोख से हम पैदा होंगे, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं लगती है। लेकिन तुम्हारी मां की कोख से कोई पैदा हो गया तो उससे तुम प्रेम करो, और दूसरे की मां की कोख से पैदा हुआ उसे नफरत करो। ये नहीं होना चाहिए। आप में से जो ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ और जो पुनर्जन्म मानते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, हो सकता अगली बार तुम किसी मुस्लिम मां की कोख से पैदा हो सकते हो, कि दलित मां की कोख से पैदा हो सकते हो, किसी पशु की मां की कोख से पैदा हो सकते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये एप्लीकेशन का मामला नहीं है, सबका अपने रीति रिवाज है। किसी दूसरे की मां की कोख से जन्म लेने वाले से नफरत मत करो। और अपने ही सिर्फ पशु प्रवृत्ति है कि मैं अपने ही तक ही सीमित रहूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये चुनाव का रंग ढंग है, ये बहुत कुछ राष्ट्रीय अख्तियार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि इस चिमटा वाले चिलमी बाबा को सत्ता से बेदखल करो और सच में औलाद वाले को लेकर के सत्ता में बिठाओ। धन्यवाद।